हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग, जैसा कि बोर्ड पर दिखाई पड़ रहा है, संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। संख्या अर्थात नंबर्स। नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं, आज हम लोग इनके बारे में जानेंगे। इनसे संबंधित परीक्षाओं में भी क्वेश्चन आते हैं जो कि तथ्यगत होते हैं। उनमें कई ऑप्शन लिखे होते हैं कि ये संख्या कैसी होगी, वो संख्या कैसी होगी। उस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हमें सबसे पहले संख्याओं की प्रकृति के बारे में जानना जरूरी हो जाता है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि संख्याएं या नंबर्स कौन कौन से होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले, जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, प्राकृतिक संख्या। यहाँ पे जितनी भी गिनती करने वाली संख्याएं होती हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं हम क्लास में गए या कोई ऑब्जेक्ट हमारे सामने रखे हुए हैं, उनकी हम गिनती करना शुरू करते हैं तो कहाँ से शुरू करेंगे? 1, 2, 3, 4, 5 से लेके अनंत तक ऐसे गिनते चले जाते हैं। तो इस प्रकार की संख्याएं जो गिनने के लिए प्रयुक्त की जाती हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अर्थात 1 से शुरू होने वाली संख्याएं, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक अगर हम चले जाएं तो इसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अर्थात गिनती करने वाली संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। अब आते हैं पूर्ण संख्याएं। यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे जीरो का जिक्र नहीं किया गया क्योंकि गिनती करने में हम जीरो से शुरुआत नहीं करते हैं। शुरुआत जब भी करेंगे गिनती करने की तो 1 से शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। अर्थात सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो गई? 1। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या इनफाइनाइट है, अर्थात सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई नहीं होती है। अब दूसरे नंबर पे देखते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं। होल नंबर, जब हम प्राकृतिक संख्या में जीरो को भी जोड़ लेते हैं, जीरो को भी ऐड कर लेते हैं तो ये हमारा बन जाता है होल नंबर। अर्थात 0, 1, 2, 3, 4, 5 से लेके इनफाइनाइट तक चले जाते हैं तो ये हमारी सारी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ऊपर हमने समझा प्राकृतिक संख्या, इसे अंग्रेजी में प्राइम नंबर्स कहते हैं। प्राइम नंबर्स हमारे क्या होते हैं? गिनती की संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5 से इनफाइनाइट। और पूर्ण संख्याएं जब उनमें जीरो भी जोड़ लिया जाता है, जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक, तो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। आगे देखिए पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? अब यहाँ पे हम देखेंगे पूर्णांक को हम इंटीजर्स भी कहते हैं। इंटीजर संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जब हम यहाँ जीरो से अगर दाहिनी तरफ चलें तो 0 से 1, 2, 3, 4 ऐसे इनफाइनाइट तक चले जाते हैं। और 0 से बाईं तरफ अगर हम चलें तो ये हमें मिलता है -1, -2, -3 ऐसे करके इधर भी इनफाइनाइट तक चले जाते हैं। इधर भी हम इनफाइनाइट तक चले जाते हैं। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जब उसमें धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक अर्थात प्लस और माइनस दोनों प्रकार की संख्याओं को एक साथ रख दिया जाए जीरो के साथ, तो उन्हें हम पूर्णांक संख्याएं या इंटीजर्स कहते हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें इंटीजर्स, यहाँ पे जैसे बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो इंटीजर्स हमें दो प्रकार के मिलते हैं। सबसे पहले धनात्मक और ऋणात्मक, अर्थात पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर्स दोनों हमारे साथ होते हैं। और जो ये बीच में शून्य होता है इसे हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल या उदासीन पूर्णांक कहते हैं। न्यूट्रल या उदासीन पूर्णांक जीरो को कहा जाता है। तो पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। अब यहाँ पे देखिए धनात्मक पूर्णांक जो भी होते हैं उसमें सबसे छोटा पूर्णांक होता है 1, और उसके बाद सबसे बड़ा जो पूर्णांक होता है वो परिभाषित नहीं है, अर्थात वो इनफाइनाइट लेवल तक चला जाता है। कोई भी हमें सबसे बड़ा पूर्णांक नहीं प्राप्त होता है। अर्थात कोई भी हमें बड़ी संख्या बता दीजिए आप अरबों खरबों में, उसके बाद अगर हम एक उसमें और जोड़ देंगे तो उससे बड़ा नंबर हमें प्राप्त हो जाता है। अर्थात बड़ा कोई इंटीजर हमें प्राप्त नहीं होता है। तो ये धनात्मक पूर्णांक होते हैं उसमें सबसे छोटा 1 और सबसे बड़ा कोई नहीं। अब इधर आते हैं ऋणात्मक पूर्णांक में। ऋणात्मक पूर्णांक 0 से इस तरफ चलते हैं, -1, -2, -3। अब यहाँ पे देखिए -1
उससे छोटा होता है -2, उससे छोटा है -3, उससे छोटा होता है -4। अर्थात अगर संख्या रेखा पर इन्हें हम निरूपित करें तो ये बाईं तरफ चलने पे हमें छोटे पूर्णांक क्रमशः मिलते चले जाते हैं और दाहिनी तरफ चलने पे हमें बड़े पूर्णांक मिलते हैं। अर्थात अब यहाँ पे देखिए, सबसे बड़ा निगेटिव इंटीजर या सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक संख्या या सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक कौन सा होता है? -1। सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक हो गया आपका -1। और सबसे छोटा अगर आप इधर चलते चले जाओगे तो सबसे छोटा अनंत तक जाएगा। इसका मतलब सबसे छोटा निगेटिव इंटीजर्स नहीं होता है, सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक संख्या नहीं होती है। अर्थात ये सबसे बड़ी है -1। -1 सबसे बड़ी, उससे छोटी -2, उससे छोटी -3। माइनस वाली संख्याएं जो होती हैं अर्थात ऋणात्मक संख्याएं जो होती हैं उनकी वैल्यू के आधार पे वो देखने में बड़ी होती हैं, लेकिन वे उनकी वैल्यू छोटी होती है क्योंकि वे ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। अब यहाँ पे निष्कर्ष निकल के ये आया कि पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक 1, सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक कोई नहीं। और यहाँ पे आया सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक -1 और सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक कोई नहीं। इसी प्रकार परीक्षा में जो भी प्रश्न बनते हैं वो इसी क्रम में बनाए जाते हैं। 4 तथ्य हमको वहाँ पे दिए रहते हैं, उस हिसाब से हमें सही गलत करना रहता है। विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आगे आते हैं सम संख्या। यहाँ पे देखें सम संख्या, यदि हम संख्याओं को इस क्रम में लिखें 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे करते लिखते चले जाएं तो इन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। सम संख्या का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, अर्थात 2 से कट जाती हैं। जैसे ये संख्या 2 है, ये 2 से कट रही, ये 4 भी 2 से कट रही, ये 6 भी 2 से कट रहा है। अर्थात ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित हो जाएं उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में कहा जाए ऐसी संख्याएं जिनका बंटवारा अगर हम 20 से करें तो दोनों हिस्से बराबर बराबर बट जाएं, अर्थात दशमलव में कोई हिस्सा ना आए, उसको बांटने के लिए बराबर बराबर पूर्णांकों में बट जाएं, उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। अब आते हैं विषम संख्या पे। विषम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे करते अनंत तक चली जाती हैं। ऐसे करते हुए इनफाइनाइट तक दोनों संख्याएं चली जाती हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 1 है 2 से नहीं कटेगा, 3 है 2 से पूरा नहीं विभाजित होगा, 5 है ये भी 2 से नहीं कट रहा है, 7 और 9 ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हों उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो सबसे छोटी सम संख्या हो जाती है हमारी 2 और सबसे बड़ी सम संख्या हमारी हो जाती है अनंत, अर्थात कोई नहीं। और यहाँ पे विषम संख्याओं को अगर हम देखें तो सबसे छोटी विषम संख्या हमारी 1 है और सबसे बड़ी विषम संख्या हमारी कोई नहीं है, अर्थात इनफाइनाइट तक हम ऐसे ही चले जाते हैं। अब यहाँ पे इसके आधार पर अगर हम देखें तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 चीज़ें निकल के आई कि संख्याओं के 5 प्रकार निकल के आए। पहला प्राइम नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, इवन नंबर्स एंड विषम संख्याएं, ये इतनी निकल के आई। अब यहाँ पे देखेंगे सारे निष्कर्ष यहाँ पे निकाले जा चुके हैं। इसके अलावा भी कुछ संख्याएं होती हैं जिन्हें और हम आगे देखेंगे। आगे देखते हैं, छठे नंबर पे लिखा है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? 1 से बड़ी ऐसी संख्याएं जो केवल 1 से विभाजित हों या अपने स्वयं से विभाजित हों या स्वयं से ही कटें, उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11 आदि। अब यहां पे देखिए संख्या 2 जो है वो केवल 1 से विभाजित हो रही है और 2 से विभाजित होगी। इसके अलावा अर्थात इसके कितने गुणनखंड हो गए? 1 और 2। 3 जो है वो 1 से विभाजित होगा तथा स्वयं से भी विभाजित हो जाएगा। 5 है 1 से होगा, 5 से होगा,
7 है 1 से होगा, 7 से विभाजित होगा, और 11 है 1 से होगा, 11 से होगा, इसके अलावा किसी संख्या से विभाजित नहीं होगा। तो ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अभाज्य संख्याएं जो होती हैं उनके केवल और केवल 2 गुणनखंड पाए जाते हैं। जैसे यहाँ 2 के 1 2 है, 3 का 1 3 है, 5 का 1 5 है, 7 का 1 7 है, और 11 का 1 11 है। ऐसे ही हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। अब आते हैं भाज्य संख्याओं पर। 1 से बड़ी ऐसी संख्याएं जो 1 से तो कटती ही हैं, स्वयं से कटती हैं, इसके अलावा किसी अन्य गुणनखंड से या अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं, ऐसी संख्याओं को हम भाज्य संख्या कहते हैं। और भाज्य संख्याओं में 2 से ज़्यादा गुणनखंड हमेशा पाए जाते हैं। तो देखते हैं कौन कौन सी भाज्य संख्याएं हो सकती हैं। सबसे पहले 4, 6, 8, 9, 10, 12 आदि। अर्थात 4, 6, 8, 9, 10, 12 ये कौन सी संख्याएं होती हैं? ये भाज्य संख्याएं होती हैं। अब भाज्य संख्याओं में देखिए 4 है जैसे, तो 4 किससे कट जाएगा? विभाजित हो जाएगा। 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, और स्वयं से हो जाएगा। 6 है, 6 किससे विभाजित होगा? 1 से होगा, 2 से, 3 से, 6 से। 8 किससे होगा? 1 से होगा, 2 से होगा, 4 से होगा, और स्वयं 8 से होगा। अर्थात आपने देखा यहाँ से तुलना करने पर आप देखिए कि इनके केवल 2 गुणनखंड पाए जाते थे, लेकिन यहाँ पे 2 से अधिक गुणनखंड पाए जा रहे हैं। अर्थात ये संख्याएं हमारी जो हैं वो भाज्य संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्याओं में 2 गुणनखंड और भाज्य संख्याओं में उससे ज़्यादा गुणनखंड पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हम देखने के बाद ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कोई नहीं, अर्थात अनंत तक हम चले जाते हैं। और भाज्य संख्याओं में देखें तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4, और सबसे बड़ी भाज्य संख्या जो होती है वो अनंत तक, इनफाइनाइट तक चले जाते हैं। कोई भी बड़ी संख्या हमें प्राप्त नहीं होगी। इन संख्याओं के बाद अब आते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? परिमेय संख्याएं ज़्यादातर भिन्न वाली संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, जिन्हें हम m/n के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात बटे के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्याएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात m/n के रूप में लिख सकते हैं। लगभग सारी भिन्नें जो हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे यहाँ पे हमें लिखना है m/n के रूप में, तो 1/3, 3/2, 0, 4, 1/8 माइनस का कर लें। तो धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक जितने भी हैं वो सब परिमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं, और उसमें भी जितने भी धनात्मक, ऋणात्मक, 0 और ये पूर्णांक होते हैं भिन्न वाले, ये सभी परिमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे 0 भी परिमेय संख्या माना जाता है, 4 भी परिमेय संख्या माना जाता है, क्योंकि 4 को या किसी भी अंक को हम बटे 1 के रूप में लिख दें तो परिमेय संख्या बन जाता है, इसलिए इसको भी परिमेय संख्या माना गया है। अर्थात परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? जो ज़्यादातर भिन्न में लिखी होती हैं वो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन नीचे वाला जो ये है हर, ये 0 नहीं होना चाहिए। 1/0 परिमेय संख्या नहीं है। 1/0 परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक नियम होता है समथिंग अपॉन 0 बराबर इनफाइनाइट। समथिंग अपॉन 0 बराबर इनफाइनाइट, अर्थात इसका रिजल्ट इनफाइनाइट होता है, जो कि परिमेय संख्या के अंतर्गत नहीं आता है। अर्थात इसमें एक शर्त है कि नीचे वाला हर 0 नहीं होना चाहिए। अगर कोई आपसे पूछे कि 5/0 क्या परिमेय संख्या है भैया, बटे के रूप में लिखी है, तो क्या कहेंगे कि 5/0 परिमेय संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि बटे के नीचे 0 है, और 0 से अगर हम 5 को विभाजित करेंगे तो हमारा आंसर आएगा इनफाइनाइट, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं है। अब आगे देखते हैं अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं
जिन्हें हम m/n के रूप में ना लिख पाएँ, उनको हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अर्थात ऐसी संख्याएं जिन्हें हम m/n के रूप में ना लिख पाएँ, उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अगर हम सीधी सीधी भाषा में कहें तो जो भी रूट वाली संख्याएं होती हैं, रूट वाली संख्याएं, ऐसी रूट वाली संख्याएं जिनका रूट जो है क्लियर ना आए, वे सभी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात m/n के रूप में इनको नहीं लिखा जा सकता है। जैसे √5 माइनस √3 √-7 इस प्रकार की सारी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अर्थात अपरिमेय का मतलब होता है कि इनका जो है ये अशांत संख्याएं हैं। अर्थात इनका अनंत तक अगर इनका हल निकालें तो अनंत तक ये अशांत होती हैं, इसलिए इन्हें अपरिमेय संख्याएं कहा जाता है। इन्हें हम m/n के रूप में नहीं लिख सकते हैं। 10वें नंबर पर है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं? अगर हम परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याओं को एक साथ रख दें तो उन सबको हम वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 1/2, 3/2, √5, √3 आदि। अर्थात इस प्रकार की संख्याएं जो भी बटे में हैं और अंडर रूट में हैं, पूर्ण वर्ग नहीं है, वो सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को जब हम इकट्ठा रख देते हैं तो उन्हें हम कौन सी संख्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। इस प्रकार की संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती है। अब आता है काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं कौन सी होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनकी खाली हम कल्पना कर सकते हैं, वास्तविक रूप से उनका कोई वजूद नहीं होता है, ऐसी संख्याओं को हम काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमें संख्या दे दी गई √-9। अब √-9 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा? वर्गमूल का मतलब क्या होता है? पहले हम देख लेते हैं। √9, √-81, √-16, √-4। अब ऐसी संख्याएं देखिए, ऐसी संख्याओं का कोई अस्तित्व नहीं होता है। √-9 का क्या होगा? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ √-9। अगर हम 9 का, ये मान लीजिए 9 का वर्गमूल निकालते हैं तो आता है 3 × 3। ये 3 × 3 आ गया और बराबर हो गया 3। लेकिन अगर हम -9 का रूट निकालेंगे तो -9 हमने लिख तो दिया, लेकिन यहाँ पे 3 × 3 लिखेंगे। 3 × 3 लिखने के बाद क्या होगा? ये माइनस भी आ जाएगा। ये माइनस यहाँ आ गया, मान लो ब्रैकेट के बाहर हमने रख दिया माइनस रखने के बाद, तो अब इसका रूट आया 3, तो इसका 3 रूट आएगा और ये माइनस भी यहाँ लिखा है। अर्थात अगर हम देखें तो इसका उत्तर कितना आया? -3। उत्तर कितना आया? -3 आया। इसके वर्ग का उत्तर कितना आया? वर्गमूल निकालने पे -3 आया। तो -3 का मतलब होता है -3 × -3, तभी तो 9 आएगा। अगर -3 × -3 करते हैं तो वो प्लस का 9 आ जाएगा। इसका मतलब माइनस का 9 हमें किसी भी दशा में प्राप्त ही नहीं हो रहा है। अर्थात एक तरह से देखा जाए तो ये संख्याएं गलत तरीके से लिखी हुई हैं, और गलत तरीके से लिखी हुई संख्याओं का कोई वजूद नहीं होता है। अर्थात उन्हें हम काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। इसी प्रकार -81 का अगर हम निकालेंगे तो 9 × 9 आएगा फैक्टर। 9 × 9 आने पे इसका वर्गमूल निकल आएगा 9, और 9 का चिन्ह फिर हम क्या लगाएंगे? 9 का चिन्ह अगर हमने माइनस लगा दिया तो माइनस लगाने का मतलब है कि -9 × -9 2 बार करना, तो 9 9 81, तो प्लस का 81 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे लिखा है √-81, इसका मतलब इसका कोई वजूद नहीं है। ऐसे ही ये सारी संख्याएं हैं, इनका कोई वजूद नहीं है, खाली काल्पनिक नंबर हैं, इसीलिए इनको काल्पनिक संख्याएं कहा जाता है। तो आज हमने तमाम प्रकार की संख्याओं के बारे में पढ़ा, 11 प्रकार की संख्याओं के बारे में पढ़ा।
सबसे पहले हमने कौन सी संख्या पढ़ी? सबसे पहले हमने प्राकृतिक संख्या पढ़ी, फिर होल नंबर्स पढ़े। उसके बाद कौन सी संख्या पढ़ी? भाज्य, अभाज्य, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक, काल्पनिक और उससे सम, विषम सारी संख्याएं हमने पढ़ी। अब परीक्षा में अब हम इस पर चर्चा कर लेते हैं कि परीक्षा में इसमें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। वहाँ पे मान लीजिए अभी वीडियो लंबा हो जाएगा, नहीं वो भी मैं समझा देता, किसी आगे वीडियो में मैं समझाऊंगा कि कैसे वहाँ पे प्रश्न बनते हैं। चाहे सीटेट हो, सीटेट में ज़्यादातर ऐसे प्रश्न बन के आते हैं, या एसएससी हो, ऐसी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन बन के आते हैं। वहाँ पे लिखा होता है, 4 कथन दिए रहते हैं, उसमें लिखा होता है कि ये 2 भाज्य संख्या है या 4 अभाज्य संख्या है, ये परिमेय संख्याएं हैं, ये परिमेय संख्याएं नहीं हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं, ये वास्तविक संख्या है, ये काल्पनिक संख्या है। उसमें हमें छांटना होता है, कि उसमें ये भी लिख देते हैं कि सबसे छोटा कौन सी संख्या है, सबसे बड़ी कौन सी संख्या है। इस प्रकार से 4 कथन दे दिए जाते हैं। ये भी पूछ लिया जाता है कि सभी संख्याएं, सभी जो है प्राइम नंबर होल नंबर होते हैं, सभी होल नंबर प्राइम नंबर होते हैं, सभी प्राइम नंबर भाज्य होते हैं, सभी होल नंबर अभाज्य होते हैं। इस प्रकार से कथन दे दिए जाते हैं जिन्हें हमें हल करना रहता है। आगे के वीडियो में हम इसके बारे में और विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट अपनी तैयारी में लगे रहें।